अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल एक मौजू छेड़ रहे हैं और मैं आज आपके सामने मीडिया के बनाए सबसे बड़े परसेप्शन को चैलेंज कर रहा हूं। परसेप्शन ये बनाया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मुआशी महारत हमेशा पाकिस्तान को फायदा देती है और पाकिस्तान तरक्की करता है। इसको दूसरी जाविये से इस तरह पेश किया जाता है कि जागीरदार फ्यूडल जो होते हैं वो मईशत के मैदान में कमजोर होते हैं और सनतकार जदीद तरीन वर्जन है तो सनतकार ज्यादा आवाम दोस्त और ज्यादा तरक्की पसंद होते हैं। लिहाजा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी आती है तो तरक्की ज्यादा होती है। सबसे पहले हम तरक्की डेवलपमेंट मईशत का नमू क्या होता है ये समझ लें। दुनिया में कोई भी घर चलाने के लिए, रियासत चलाने के लिए, कारोबारी इदारा चलाने के लिए उसके मुनाफा में, उसकी आमदनी में इजाफा करना मईशत कहलाता है। अगर कोई बाप अपने बच्चों के लिए ज्यादा पैसे कमाता है तो वो बच्चे खुशहाल होंगे। अगर कोई बाप पैसे नहीं कमाता लेकिन बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाता है, बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देता है तो अनकरीब वो कर मकरूज होकर जेल जाएगा। मईशत के इस तस्वर को आसानी से समझ लें। यानी मईशत को बेहतर करने का मतलब यह है कि रियासत पाकिस्तान की आमदनी में इजाफा किया जाए। अब हम गुज़श्ता 3 अदवार हुकूमत 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नवाज और अब इमरान खान की मुआशी माहिरीन की कामयाबी और नाकामियों का मुतालिया करेंगे। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस वक्त हुकूमत मिली, एक तो पिछली हुकूमत का बैकलॉग था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले कोलैप्स कर गई। उसकी कई वजूहात बनी, उनमें सबसे बड़ी वजह पेट्रोल की बेतहाशा कीमत में इजाफा 2005 से होना शुरू हुआ, पाकिस्तान की पैदावार में कमी होना शुरू हुई और तीसरा वॉर अगेंस्ट टेरर के लिए जो पैसा आ रहा था, जो अमेरिकी डॉलर्स आ रहे थे, वो बंद हो गए। 2006 में पाकिस्तान की इकोनॉमी खासी फ्रेजाइल हो चुकी थी और पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार था तो परवेज मुशर्रफ और फौजी जनता ने, एस्टेब्लिशमेंट ने निकलने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिए थे और उस वक्त से जरूरत महसूस की जा रही थी कि कोई सियासी हल निकालकर हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। अब आपको 2006 और 2007 का सीन याद करवा दूं, सिनारियो याद करवा दूं कि मुल्क में आटा गायब, बिजली गायब, पेट्रोल गायब, सीएनजी स्टेशन पर लाइनें लगी हुई हैं और लोगों की आमदनी सुकड़ चुकी है, रुपया डिवैल्यू होकर कम हो चुका है, अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। कभी भी मार्शल लॉ या एस्टेब्लिशमेंट की एक नाजायज हुकूमत खुशी से मुल्क को छोड़कर नहीं जाती। जब तक मुल्क की मईशत तबाहाल ना हो जाए वो मुल्क नहीं छोड़ते। इस सब कुछ के बावजूद बहरहाल इलेक्शन हुआ, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी को एक कमजोर हुकूमत बनाने को मिली। ये सब बातें अपनी जगह एक अलग हकीकत है कि उस हुकूमत को कमजोर रखने के लिए किस कदर प्लानिंग की गई थी। बहरहाल पाकिस्तान की तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत ने हलफ लिया, पहले वजीर खजाना इसहाक डार मुकर्रर हुए। इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुल्क तो दिवालिया हो चुका है। उसके बाद उन्होंने जाकर अपनी क़यादत से बात की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमती इत्तेहाद पर 4 अरब छोड़कर भाग गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमेशा से एक रेपुटेशन कॉन्शियस जमात रही है। वो हमेशा चाहती है कि उसकी रेपुटेशन को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, इसके लिए वो मीडिया पर बेतहाशा इन्वेस्ट करती है और हर वो कदम उठाती है जिससे पॉपुलिस्ट सियासत की जा सके। इस मौका पर मुस्लिम लीग नवाज का इत्तेहाद हुकूमत को मजीद कमजोर करके चला गया। एक और बात याद रखें, 2008 से 2010 तक पूरी दुनिया में रिसेशन आया, पूरी दुनिया में कसाद बाजारी आई, दुबई उलट गया, अमेरिका उलट गया और यूरोप की इकोनॉमी सुकड़ गई। पूरी दुनिया में वाहिद एक पाकिस्तान था
जो नई हुकूमत के आने की वजह से बच रहा। 2008 में पाकिस्तान का जीडीपी 0 था, बल्कि शायद माइनस में था। अब हम 2008 के दीगर फिगर्स पर भी गौर करें तो पाकिस्तान खसारे का बजट पेश कर रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और 5 साल बाद 2013 में जब हमने हुकूमत को छोड़ा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हुए, तो पाकिस्तान की मईशत कहां पर खड़ी थी यह जानना बड़ी दिलचस्पी का हामिल होगा। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स आज तक अनबीटेबल है। 2013 में जब इंतकाल इक़्तिदार हुआ तो पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, 25 अरब डॉलर से ज्यादा, और बास फिगर्स के मुताबिक 29 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 42 अरब डॉलर थी और पाकिस्तान के रेमिटेंसेस, जो गैर मुल्की पाकिस्तान को पैसा भिजवाते हैं, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक एसेट इनकम हम कहते हैं कि पाकिस्तान के सरकारी इदारों की आमदनी, इन चारों को मिलाया जाए तो पाकिस्तान की मईशत का एक्सपोजर या उसे चेक करना, ये 4 अमूर होते हैं जिनको आप मनवाते हो कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर है या बुरी है। मैं दोबारा गिनवाता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, उसके बाद रेमिटेंसेस, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आखिर पर एसेट इनकम। एसेट इनकम में पाकिस्तान के सरकारी इदारों की आमदनी। पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारे, पीआईए, स्टील मिल, वापडा, रेलवे लॉस में थे, उसके बावजूद ओजीडीसी, सुई गैस और दीगर बैंक्स वगैरह तमाम इदारे मिलकर पाकिस्तान को 52 अरब रुपए सालाना मुनाफा दे रहे थे। इन चारों का टोटल करके पाकिस्तान एक मुनाफा बख्श मईशत में तब्दील हो चुका था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमेशा से एक खुशकिस्मत इंसान है। मोजज़ाती खुश नसीबियां उन्हें मिलती हैं। उस सब कुछ के बावजूद क्या हुआ, 2014 में पेट्रोल की वो कीमत जो पीपल्स पार्टी के 5 साल में 149 से 111 डॉलर तक रही, औसत अगर निकाला जाए तो 91 डॉलर फी बैरल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल तक पेट्रोल 15 रुपए से 25 रुपए तक सपोर्ट देकर, सब्सिडी देकर सस्ता बेचा। बिजली का ज्यादा से ज्यादा रेट 4 रुपए फी यूनिट था। इस सब कुछ के बावजूद जब इसहाक डार वजीर खजाना बनते हैं दोबारा, 2014 में पेट्रोल की कीमत स्लैश करके 32 डॉलर फी बैरल पर आ जाती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 5 साल तक पेट्रोल मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को 50 डॉलर की एवरेज कीमत पर दस्तयाब रहा। अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा हुई और 2017 में इक़्तिदार छोड़ना पड़ा, तो आप तसव्वुर करें कि 25 अरब डॉलर एक्सपोर्ट वाला मुल्क 17 अरब डॉलर पर खड़ा था। अब समझने की बात है कि यह गिरावट क्यों आई। मीडिया कहता है कि मुस्लिम लीग की मईशत की पॉलिसियां बहुत शानदार होती हैं। आसिफ अली जरदारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पूरी दुनिया में जा जाकर मिन्नत करके, तरले करके, ताल्लुकात बनाकर पाकिस्तान को एड नहीं ट्रेड का नारा दिया था कि हमारे साथ तिजारत की जाए, हमें तिजारत के जरिए मजबूत किया जाए ताकि हम वॉर अगेंस्ट टेरर पर फातेह करा पाए, ताकत हासिल कर सके। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दी और सबसे बड़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटी यूरोपीय यूनियन के अंदर कानून साजी के लिए 5 साल का वक्त दरकार होता है। कोई भी बड़ा बैनुल अक़वामी मुआहिदा करने के लिए 4 से 5 साल लग जाते हैं। सीपैक मुआहिदा करने के लिए आसिफ अली जरदारी को 12 दौरे करने पड़े और 5 साल खर्च हो गए। इसी तरह यूरोपीय यूनियन से जीएसपी प्लस स्टेटस यानी कोटा फ्री रसाई हासिल करते करते 5 साल लग गए और यह रसाई 2014 में शुरू हुई। अब आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान 2013 में 13.5 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा था। जब यह कोटा फ्री रसाई मिली तो पाकिस्तान का पोटेंशियल अगले रोज 40 अरब डॉलर का था। यानी पाकिस्तान की इंडस्ट्री 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट मैनेज कर सकती थी। कोटा फ्री रसाई के मतलब यह है कि आप जितना माल पैदा करोगे वो यूरोप को बेच सकोगे, यूरोप उसे खरीदेगा। लेकिन वो एक्सपोर्ट्स कहां गई? मुझे मुस्लिम लीग नून के मुआशी माहिरीन अखबारात पर बैठे हुए और तबसरा निगारों से यह सवाल करना है कि पाकिस्तान में कपास की पैदावार कम हो गई, गंदम की पैदावार उसी सतह पर रही, चावल की पैदावार उसी सतह पर रही, हर तरह की पैदावार कम होना शुरू हो गई। पेट्रोल की कीमत कम है, इन्फ्लेशन रेट कम है, सूद की शरह कम है, फिर पैदावार कम क्यों हो गई? मुझे कोई तो समझाए कि इसमें जहानत का खेल क्या है। पीपल्स पार्टी के दौर में बदतरीन लोड शेडिंग थी।
इंडस्ट्री एक शिफ्ट चलती थी। अब वो इंडस्ट्री आप 3 शिफ्ट चला सकते थे, आपको पेट्रोल सस्ता था, बिजली सस्ती मिल रही थी। आपने बिजली महंगी कर दी, क्यों? बिजली पर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि आपकी इंडस्ट्री ट्रांसफर होगी, शिफ्ट होगी, गैर ममालिक में चली गई। प्रोपेगेंडा यह है कि पीपल्स पार्टी के दौर में बिजली ना मिलने की वजह से इंडस्ट्री बंद हुई। अगर पीपल्स पार्टी के दौर में बिजली ना मिलने की वजह से इंडस्ट्री बंद हुई थी तो एक्सपोर्ट अपनी हाईएस्ट लेवल तक किस तरह पहुंच गई थी? क्या आसिफ अली जरदारी ख्वाब में बनाकर बेच रहे थे या इमरान खान की तरह ख्याली पुलाव पकाकर एक्सपोर्ट कर रहे थे? आपको किसी भी बात की मंतक और लॉजिक के साथ बात करना है। पीपल्स पार्टी के दौर में सुप्रीम कोर्ट बिजली बनने के हर प्रोजेक्ट को रोक देती है, गैस की इंपोर्ट के टेंडर को कैंसिल करती है और पाकिस्तान में तरक्की के सफर में कम से कम 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को स्टे देती है, हुक्म इम्तनाई देती है। उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जद्दोजहद करके एक्सपोर्ट का आला-तरीन टारगेट हासिल करती है, अवाम के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करती है, पैदावार में इजाफा करती है और ज़री और सनती पैदावार की कीमत में इजाफा करती है, उनकी एक्सपोर्ट के मौके पैदा करती है। जितना चावल, जितना सीमेंट, जितनी टेक्सटाइल पीपल्स पार्टी एक्सपोर्ट करती रही, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीएसपी प्लस स्टेटस के बावजूद एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाए? इस बात का कोई जवाब दे दे। अब बात आती है जी प्रोजेक्ट बड़े किए, प्रोजेक्ट बड़े किए। उस सब का जवाब यह है कि सब प्रोजेक्ट सी पैक के हैं। सी पैक यानी फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट पीपल्स पार्टी कर गई थी, आगे आप उसका जो मर्जी बना लें। अब फिर मैं कहता हूं कि एक बाप अपने बच्चों के लिए पैसा कमाने के बाद उनकी तालीम और तरबियत पर, उन पर इन्वेस्टमेंट करता है, उन्हें अच्छे इंसान बनाता है, ताकतवर शख्स बनाकर उनको काबिल बनाता है, ये ज्यादा बेहतर है? या दूसरा बाप उन्हें हर रोज शाम को 5 स्टार होटल में डिनर देता है, अच्छी गाड़ी खरीदता है, अच्छा लाइफस्टाइल देता है और 1 साल के बाद वो कर्जे उठा उठाकर जेल में चला जाता है? कौन सी पॉलिसी बेहतर है? अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की पैदावार में कमी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में कमी कर रहे हैं और हर तरह से आमदनी के जराये को खत्म कर रहे हैं और पाकिस्तान में शोकेस प्रोजेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, कहते हैं हमने मेट्रो बनाई, कहते हैं हमने ऑरेंज लाइन बनाई, भैया इस सब कुछ के लिए आपको सब्सिडी देना है। मैं नहीं कहता कि सब्सिडी देना गलत है, मैं कहता हूं सब्सिडी दो और ज्यादा दो, लेकिन सब्सिडी आएगी कहां से, इसकी प्लानिंग आपके पास क्या है? अगर आपने ये प्लान नहीं किया कि ये आमदनी कहां से आएगी तो फिर ये क्या प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को एक ऐसे अंधेरे गार में गर्क कर रहे हैं जिसका कोई वे आउट नहीं है। अब मैं बात खत्म करते हुए आपको बताता हूं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई या आप कह लें शाहिद खाकान अब्बासी ने जब इंतकाल इक़्तिदार किया तो पाकिस्तान की मईशत 22 अरब डॉलर सालाना खसारे का शिकार थी। अब 22 अरब डॉलर सालाना खसारे के बाद आप रुपए को कैसे स्टेबल रख सकते हो? आप उनकी मईशत को कितना अर्सा स्टेबल कर सकते हो? तो ये एक तवील बर्बादी की दास्तान थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने दौर में सर अंजाम दी। बिलाशुबा इस बात को तस्लीम करना होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने, मिफ्ताह इस्माइल ने मिलकर इकोनॉमी को वापस ले जाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी वाली पॉलिसी को अपनाया और 1 साल में 2 अरब डॉलर एक्सपोर्ट का इजाफा किया, लेकिन जीएसपी प्लस स्टेटस के साथ सिर्फ 2 अरब इजाफा कम था। अब आ गई महात्मा की हुकूमत, अब 200 माहिरीन मईशत की हुकूमत आ गई। अब ऐसे लोगों की हुकूमत आ गई जिन्होंने 5 साल तक बल्कि 22 साल तक एक शैडो कैबिनेट कायम की हुई थी, जो कहते थे हमारे पास पेट्रोल की कीमत को कायम रखने के गुर हैं, जो कहते थे हमारे पास मईशत को ऊपर ले जाने के गुर हैं, जो कहते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अब पहले रोज उनके पास क्या रास्ता था? उनके पास पहले रोज यही रास्ता था कि IMF के पास बिला तवक्कुफ जाते, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कम से कम 1 साल के लिए 12 अरब डॉलर का प्लान लेते। IMF के जिम्मे अपने कर्जों की अदायगी डालने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पाकिस्तान के इन्वेस्टर को, पाकिस्तान के सनतकार को, पाकिस्तान के ज़री तबका को, पाकिस्तान के पैदावारी तबका को मराद देते। मैं आज भी इस अमर पर मुत्तफिक हूं, कायम हूं कि अगर इसहाक डार की पॉलिसी को असद उमर अपनाने की बजाय अकल और दिमाग से काम लेते और बिजली और पेट्रोल की सस्ती कीमत का बेनिफिट बराह रास्त इन्वेस्टर को यानी सनतकार को मुंतकिल करते तो पाकिस्तान
$60 अरब एक्सपोर्ट का टारगेट एक साल में हासिल कर सकता था। इसहाक डार के दौर में दो वजूहात ने बर्बादी की। एक, इसहाक डार साहब को डॉलर की कीमत मुस्तहकम रखने के मसनूई तरीके में बड़ी दिलचस्पी थी। वो कहते थे कि स्टेट बैंक जो पैसा पाकिस्तान को पेट्रोल की इंपोर्ट में $4 अरब जो बचे थे, वो उन्होंने डॉलर की कीमत को मुस्तहकम रखने के लिए स्टेट बैंक के जरिए मार्केट में सेल करते रहे। जब आप पैदावार में इजाफा नहीं करते तो आप अपने मुनाफा को कितनी देर तक मार्केट में फेंक सकते हैं। इस बात को असद उमर को और शेख हफीज को समझना था, मगर बदकिस्मती की इंतहा यह है आज भी पूरी की पूरी पॉलिसी इसहाक डार वाली चलाई जा रही है। आज भी वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि मैं कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा, ब्लैक मनी वालों को कंस्ट्रक्शन में फेंकूंगा। आज 50,000 अरब डॉलर का लाहौर रिवर साइड प्रोजेक्ट का आगाज कर रहा हूं। यहां पर प्लाजे बनाऊंगा, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाऊंगा। मोहतरम वजीर आजम, समझने की बात यह है कि जब तक आप बैनुल अक़वामी तिजारत में इजाफा नहीं करोगे, आप पाकिस्तान की पैदावार में इजाफा नहीं करोगे, पाकिस्तान के पास अपनी जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए गुंजाइश नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान मुस्तहकम मईशत नहीं बन सकता। दिलचस्प कहानी है। इमरान खान के फाइनेंशियल मैनेजर्स कहते हैं कि हमने इंपोर्ट्स को रोककर खसारा खत्म कर दिया है। मैं इससे पहले भी एक बार बता चुका हूं कि इंपोर्ट्स किस तरह रोकी जाती हैं। आप हाइब्रिड बीज नहीं मंगवा रहे, आप कहते हैं ये बहुत महंगा, हम नहीं मंगवाते। गंदा बीज मार्केट में फेंकने से आपका किसान लुट गया। आसिफ अली जरदारी 1,45,00,000 गांठ कपास पैदा करता था। उस वक्त हम कपास के एक्सपोर्टर थे। आज आपको कपास 70 लाख गांठ पैदा हुई है। क्यों? आप अच्छा बीज नहीं दे सके, आप अच्छी खाद नहीं दे सके, आप अच्छी मेडिसिन नहीं दे पा रहे। तो आपके समझने की बात यह है कि मुल्क की जरूरत की चीजें इंपोर्ट तो करना होती हैं। अब इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान की सनती और ज़री पैदावार में इजाफा किया जाए। तो मोहतरम वजीर आजम का कोई मशीर उन्हें समझाए कि पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाकर कमाना एक शॉर्टकट रास्ता जरूर है, मगर यह पैदावार का गला घोंटता है। जब आप अपने इन्वेस्टर को, अपने सनतकार को इंटरनेशनल प्राइस से कम पेट्रोल और बिजली नहीं दे पाएंगे तो आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो जाएंगी। चीन इस वक्त क्यों पूरी दुनिया पर काबिज है, पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट मार्केट पर काबिज है? क्योंकि वो अपने सनतकार को बिजली और गैस की सहूलत मुफ्त दे रहा है। आपको उसी लेवल पर वॉर करनी है, जंग करनी है, जद्दोजहद करना है। तो मैं अपनी मारूजात को आज इसी एतबार से खत्म करूंगा कि बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन माहिर मुआइशत वो है जो मुल्क की पैदावार में इजाफा करता है, मुल्क की बैनुल अक़वामी तिजारत में इजाफा करता है, एक्सपोर्ट वॉल्यूम में इजाफा करता है। जब आपका एक्सपोर्ट वॉल्यूम ज्यादा होता है तो आप डेकोरेशन प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, और जब आपका लॉस इंटरनेशनल ट्रेड में जब आपको $22 अरब का लॉस भुगतना पड़ रहा हो तो फिर आप कोई काम अच्छा नहीं कर सकते। इन्हीं मारूजात के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे रब्ता रहेगा। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।